रात के 11 बज चुके थे। आसमान पर बादलों की गहरी चादर फैली हुई थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसी वक्त कृपा चाची ने अपनी भतीजी नव्या का हाथ कस कर पकड़ा और गुस्से से बोली, चुप कर और जरा भी ज़्यादा जुबान मत चलाना। शादी कल ही होगी, चाहे तू माने या ना माने। हमने तेरे बाप का कर्जा उतारा है, अब मुझे हमारे कहे अनुसार चलना ही होगा। नव्या के चेहरे से आंसू बहते हुए उसकी लाल चुनरी भीग चुकी थी। वह गिड़गिड़ाकर बोली, चाची प्लीज़, मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे दुगनी उम्र का है, शराबी है और उसकी नीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो अभी अपनी नौकरी भी ढंग से नहीं कर पाई, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कृपा चाची के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। बर्बाद तेरी ज़िंदगी की किस्मत ही क्या है? तेरे बाप ने हमें बर्बाद करके छोड़ा है। अब जब हम तुझे बोझ बनाकर पाले हैं तो वसूली भी तो करेंगे। और वैसे भी औरत की ज़िंदगी का मकसद ही शादी है। यह सुनते ही नव्या का दिल जैसे चाकू से कट गया। उसे याद आ गया वो वक्त जब उसके पिता शराब में डूबकर सड़क पर मर गए थे और माँ किसी और के साथ चली गई थी। वो महज 6 साल की थी जब उसे चाची के घर डाल दिया गया। वहाँ उसे कभी बेटी का दर्जा नहीं मिला, सिर्फ एक नौकरानी का। अचानक बाहर गली से शोर मचने लगा। गोलियों की आवाज़ें आई, पूरा मोहल्ला दहल गया। लोग खिड़कियां बंद करने लगे। कृपा चाची डर कर पीछे हट गई। नव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह जान चुकी थी कि वो लौट आया है। दरवाज़ा जोर से खुला और वहाँ खड़ा था आर्यन मल्होत्रा। लंबा चौड़ा कद, चमकती हुई खतरनाक आंखें और हाथ में पिस्तौल। पूरे शहर में उसका नाम खौफ का दूसरा नाम था। कृपा जी, उसकी आवाज़ में ठंडक और जहर दोनों थे। सुना है आप अपनी भतीजी की शादी कर रही हैं। अच्छा है, लेकिन याद रखिए नव्या किसी और की नहीं हो सकती। नव्या के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन जैसी शख्सियत उसके नाम को अपनी ज़ुबान पर लाएगा। कृपा चाची कांपती आवाज़ में बोली, आपको गलतफहमी हुई है, ये तो बस घर का मामला है। आर्यन की आंखों में खलनाक चमक आई। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको है। नव्या मेरी अमानत है और अमानत पर किसी और का हक नहीं हो सकता। उसकी यह बातें सुनकर नव्या के होश उड़ गए। क्या ये सच था या फिर बस डराने का तरीका? अगली सुबह जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, नव्या ऑफिस पहुंची। उसका चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। उसका बॉस अर्जुन चौधरी एक शख्स और डेडिकेटेड इंसान, काम के अलावा कुछ नहीं देखता था। उसके लिए टाइम पर प्रोजेक्ट और क्वालिटी ही सब कुछ था। उस दिन मीटिंग में प्रोजेक्ट की फाइनल को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। करण मेहरा, जो कंपनी का चालाक मैनेजर था, उसने फाइल गायब कर दी और इल्ज़ाम नव्या पर डाल दिया। अर्जुन ने गहरी आवाज़ में कहा, नव्या, शाम तक अगर ये फाइल तैयार होकर मेरी टेबल पर नहीं आई तो तुम्हें ऑफिस छोड़ना होगा। उस पर नव्या को लगा कि उसकी दुनिया ख़त्म हो गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने दिन रात का फर्क मिटाकर फाइल फिर से तैयार कर दी। शाम को जब उसने अर्जुन के टेबल पर फाइल रखी तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अर्जुन ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी थकी हुई आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और मजबूरी झलक रही थी। वह पल अर्जुन के दिल को कहीं गहराई तक छू गया। शाम को जब नव्या ऑफिस से निकली तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कैब बुक नहीं हो रही थी। वो छतरी लिए सड़क पर खड़ी थी। तभी उसके सामने अर्जुन की गाड़ी रुकी। ड्राइवर उतरा और बोला, मैम, सर ने आपको घर तक छोड़ने के लिए भेजा है। बेबस नव्या गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसके मन में बार बार नव्या का चेहरा आ रहा था। अचानक उसने देखा कि नव्या की सांसें भरी हो रही है। उसका चेहरा पीला पड़ रहा है। उसने तुरंत उसे थाम लिया। नव्या उसकी बाहों में बेहोश हो गई। अर्जुन उसे सीधे अपने घर ले आया। वहाँ उसकी माँ डॉक्टर अंजलि चौधरी एक नामी डॉक्टर थी। उन्होंने तुरंत नव्या को देखा और कहा, ये लड़की बहुत परेशान है। शायद कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही। इसे आराम और देखभाल की ज़रूरत है। जब नव्या का फ़ोन बजा तो अंजलि जी ने खुद रिसीव किया। कृपा चाची लाइन पर थी। हेलो, आप कौन? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, मैं डॉक्टर अंजलि चौधरी, आपकी भतीजी हमारे घर पर है। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। आप चिंता मत कीजिए। कृपा चाची हल्की बक्की रह गई। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, आप देख लीजिए। सुबह जब नव्या की आंख खुली तो उसने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। साफ बिस्तर, मुलायम कंबल और खिड़की से आती धूप। वह जैसे किसी सपने में थी। तभी उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें गंभीर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन झलक रहा था। आपने मेरी जान बचाई। नव्या की आवाज़ कांप रही थी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। आपको अब और किसी के रहम पर जीने की ज़रूरत नहीं। जिंदगी की डोर आपके अपने हाथ में होनी चाहिए, मिस नव्या। ये शब्द नव्या के दिल में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले कुछ दिनों तक नव्या अर्जुन के घर में ही रही। उसकी माँ ने उसे बेटी की तरह अपनाया। अर्जुन शुरू में दूर दूर रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में नव्या के लिए एक अजीब सा खिंचाव बढ़ता गया। एक रात जब दोनों छत पर खड़े बारिश देख रहे थे, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, नव्या, तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, लेकिन अब अगर चाहो तो नया सफ़र शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। नव्या ने उसकी आंखों में देखा। वह कोई लालच नहीं था, सिर्फ सच्चाई और अपनापन था। लेकिन उसी वक्त नीचे से गोली चलने की आवाज़ आई। दोनों चौंक कर भागे। बाहर गली में खड़ा था आर्यन मल्होत्रा। आर्यन की नज़रें नव्या पर गड़ी हुई थी। मैंने कहा था ना, नव्या मेरी अमानत है। अर्जुन चौधरी, बीच में आने की कोशिश मत करना। अर्जुन की आंखें लाल हो गई। नव्या कोई सामान नहीं है आर्यन, वो इंसान है और उसे अपनी ज़िंदगी चुनने का पूरा हक है। दोनों की नज़रें टकराई। माहौल में खामोशी और डर फैल गया। नव्या काँप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार जोर से कहा, मैं किसी की अमानत नहीं हूँ।
मैं अपनी ज़िंदगी खुद चुनूंगी और मैंने चुन लिया है। उसकी नज़रें अर्जुन पर टिक गई। आर्यन ने गुस्से से कांप उठा, लेकिन अंजलि चौधरी और मल्होत्रा ने के लोग बीच में आ गए। पुलिस भी आ गई। आर्यन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने जाते जाते कहा, नाव्या, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, मैं लौटूंगा। लेकिन नाव्या का डर अब गायब हो चुका था। उसके दिल में अब सिर्फ अर्जुन की छवि थी। कुछ महीने बाद नाव्या और अर्जुन ने शादी कर ली। कृपा चाची को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने भी हार मान ली। नाव्या ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी गुलाब बनने के लिए नहीं होती, प्यार और अपनापन ही असली सहारा होता है। नाव्या की कहानी एक सबक बन गई कि चाहे हालात कितने भी बुरे हो, इंसान अगर हिम्मत रखे और सच्चे साथी का साथ मिले तो वो हर अंधेरे से निकल सकता है। अर्जुन की बाहों में उसे वो पनाह मिली जिसकी तलाश उसे बचपन से थी, और इस तरह अनचाही दुल्हन से अनजाने प्यार तक का सफ़र पूरा हुआ। धन्यवाद।